सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, स्थान कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, एक ध्रुवीयता का विकास। तीसरा, अमेरिकी वर्चस्व होने के क्या क्या कारण हैं। चौथा, प्रथम खाड़ी युद्ध। पांचवा, बिल क्लिंटन का दौर। छठवा, 9/11 की घटना। सातवां, ईरान पर आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध। आठवां, आर्थिक और वैचारिक स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व व उसकी चुनौतियां। नौवां, ढांचागत शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व। 10वां, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौतियां। 11वां, भारत का अमेरिका से मधुर संबंध एवं विवाद के मुद्दे। 12वां, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे। तो बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो बच्चों, सोवियत संघ के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक प्रभाव विश्व राजनीति में अमेरिका का बढ़ता हुआ प्रभाव है। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, विश्व एक ध्रुवीय हो गया। अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई भी राष्ट्र नहीं बचा। इस प्रकार विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभाव बढ़ता गया। शीत युद्धकालीन द्विध्रुवीय व्यवस्था में साम्यवादी सोवियत गुट अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट के विरुद्ध एक संतुलनकारी तत्व के रूप में कार्य करता था। सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, साम्यवादी गुट समाप्त हो गया। इसके उपरांत विश्व राजनीति में अमेरिका के विरुद्ध कोई भी संतुलनकारी शक्ति नहीं बची। परिणाम स्वरूप अमेरिका का वैचारिक, राजनीतिक तथा सैनिक प्रभुत्व बढ़ने लगा। आर्थिक दृष्टि से अमेरिका पहले से ही विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में था। साम्यवाद के प्रभाव के उपरांत पश्चिमी देशों में प्रचलित नव उदारवाद तथा पूंजीवाद की विचारधारा का विश्व में प्रभाव बढ़ गया। सन 1992 में साम्यवादी गुट के सैनिक गठबंधन वार्सा संधि को भी भंग कर दिया गया। रूस के द्वारा जो वार्सा संधि गठित की गई थी, उसको भंग कर दिया गया। लेकिन पश्चिमी गुट के सैनिक संगठन, जिसका निर्माण किसने किया था? अमेरिका ने किया था। नाटो को न केवल बनाए रखा गया, बल्कि उसे विस्तृत और मजबूत भी किया गया। इससे अमेरिका व पश्चिमी देशों का सैनिक प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। अब हम देखेंगे बच्चों, एक ध्रुवीयता का विकास। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय बन गया। विश्व में केवल एक ही देश का अधिक प्रभाव हो गया। सभी अंतरराष्ट्रीय निर्णय उसी की इच्छा के अनुसार किए जाने लगे। वर्तमान समय में अमेरिका ने संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव में ले लिया। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई साम्यवादी देशों तथा विकासशील देशों को भी पूंजीवादी व्यवस्था ने प्रभावित किया। अमेरिकी विचारधारा से प्रभावित देश अमेरिका से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए ये देश अमेरिका के साथ रहना पसंद करते थे। रूस ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो अपने सभी राष्ट्र कुलों को संभाल कर रख सके, नियंत्रण में रख सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के विरोध में खड़ा रह सके। गुटनिरपेक्ष जो देश थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिक प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाए। इन्हीं सब कारणों ने विश्व को एकल ध्रुवीय बनने में मदद की। इस प्रकार एकल ध्रुवीय विश्व का नेता अमेरिका था। तो वर्तमान समय में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका जैसी महाशक्ति को चुनौती दे सके। एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, जिसके कारण अमेरिका जो है विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली बनकर उभर रहा है।
तो सबसे पहला कारण है शीत युद्ध की समाप्ति। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि जो शीत युद्ध था केवल दो देशों के मध्य था, सोवियत संघ और अमेरिका। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो स्वाभाविक है कि अमेरिका अकेला रह गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो वही चीज यहां पर देखने को मिला कि 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। सोवियत संघ को का उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी रूस के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि वो अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हो सके। रूस को जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया था, लेकिन उसकी ताकत पहले से क्षीण हो चुकी थी, अमेरिका के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता था। भारत और चीन भी मिलकर अमेरिका का सामना नहीं कर सकते थे। विश्व एक ध्रुवी बन गया, क्योंकि कोई भी देश जो है अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम नहीं था। दूसरा, रूस की कमजोर स्थिति। तो सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। रूस की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो सभी अपने राष्ट्रकुल को संभाल कर और नियंत्रण में रख सके। ऐसी स्थिति में वह अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता था। रूस की अर्थव्यवस्था भी काफी कमजोर थी। अब हम तीसरा देखेंगे, पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में परिवर्तन। यह भी जो है अमेरिका वर्चस्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साम्यवादी देश जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो वो धीरे धीरे जितने पूर्वी यूरोपीय के देश थे वो अमेरिका खेमे में जाने लगे, और कई देशों ने जो अमेरिका गुट है नाटो की सदस्यता को भी ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता गया। चौथा, सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के साख थेरेपी के अंतर्गत कई साम्यवादी देशों में उदारवादी परिवर्तन भी हुए। पांचवा, जो अमेरिका के प्रभुत्व का बढ़ने का कारण था वो था नाटो की शक्ति का बढ़ना। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ रूसी गुट वार्सा पैक्ट वो समाप्त हो गया, लेकिन नाटो का संगठन अभी भी है और वो निरंतर वृद्धि करता जा रहा है और उसकी शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे नाटो और उसके सदस्य देख। तो नाटो का जो पूरा नाम है NATO, नाटो, तो इसका फुल फॉर्म है बच्चों, कभी कभी परीक्षा में आता है नाटो का फुल फॉर्म लिखिए तो आपको बताना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नाटो है अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों का ये एक प्रमुख सैन्य गठबंधन है, और ये जो नाटो की स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, और इसके 12 संस्थापक देश है। ये 12 संस्थापक देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल और नॉर्वे। वर्तमान में नाटो के 28 सदस्य देश है। नाटो अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के सैनिक प्रभुत्व का मुख्य साधन है। इसकी संधि में यह शर्त है कि इसके किसी भी सदस्य के विरुद्ध अगर कोई बाह्य आक्रमण किया जाता है तो यह जो आक्रमण है पूरे सदस्य देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। ऐसी स्थिति में नाटो के जितने सदस्य राष्ट्र हैं सभी मिलकर कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में 2001 में अफगानिस्तान में नाटो की सेनाएं तैनात है। 2011 में नाटो की सेनाओं ने लीबिया में कर्नल गद्दाफी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की थी। अब हम छठवां देखेंगे, सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल अमेरिका का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। सातवां देखते हैं अमेरिका प्रभुत्व का कारण, आतंकवाद और सामरिक हथियारों के संग्रह के नाम पर ईरान और अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। आठवां देखते हैं तो गुट निरपेक्षता देश में कोई भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। यह भी जो है अमेरिका की शक्ति में निरंतर वृद्धि होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। नौवां कारण देखते हैं हम अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ने का, वह विश्व में साम्यवादी विचारधारा वाले लोग अमेरिकी पूंजीवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हो रहा है, और अमेरिकी का जो विचारधारा है वर्चस्व है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका स्वयं भी निरंतर शक्तिशाली बने रहने और सभी देशों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो अन्य देशों को सहायता देकर अपने नियंत्रण में कर रहा है, किसी को आर्थिक सहायता देकर कर रहा है, सैनिक सहायता देकर कर रहा है, तकनीकी या प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो अपना वर्चस्व बना रहा है और लोगों को सहयोग दे रहा है।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रथम खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध ये परीक्षा में आ चुका है। तो अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अब इसमें जो बल प्रयोग की अनुमति दिया राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए, तो ये जो सेना थी वो 34 देशों की मिली हुई सेना थी। 34 देश की सेना इसमें मिली जुली थी। और इसमें कितने सैनिक थे? 6,60,000 सैनिक थे। और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने मिल करके इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और इराक को परास्त कर दिया। इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म भी कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउट इस सैन्य अभियान के प्रमुख माने जाते हैं। 34 देशों की इस मिली जुली सेना में 75% से अधिक जो सैनिक थे वो अमेरिका के सैनिक थे। और इराक का जो राष्ट्रपति उस समय सद्दाम हुसैन था, हालांकि उसने ऐलान किया था कि ये जो जंग है वो 100 जंगों की एक जंग होगी, लेकिन उसकी सेना जल्द ही परास्त हो गई और इराकी सेना हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से ये बात स्पष्ट हो गई कि बाकी देश जो है वो सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है और सैनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है। इस युद्ध में अमेरिका ने तथाकथित स्मार्ट बम का प्रयोग किया। बच्चों, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है स्मार्ट बम क्या है, कंप्यूटर युद्ध क्या है, वीडियो गेम वार क्या है, तो इसे ध्यान से सुनिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया था सैनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और इसके चलते हुए पर्यवेक्षक लोग जो थे इसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी है। ये युद्ध को टेलीविजन पर लोग घर में बैठकर व्यापक कवरेज करते हुए घर घर में बैठ करके इस युद्ध का आनंद ले रहे थे। और यह एक युद्ध जो है वो वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपने घर में बैठकर इत्मीनान से देख रहे थे कि जो इराकी सेना है वो किस तरह से धराशायी हो रही है। अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा भी कमाया। कई रिपोर्ट आई, उसमें यह बताया गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस युद्ध में खर्च किया था उससे ज्यादा रकम उसको जर्मनी, जापान और सऊदी अरब के जो देश थे उन्होंने उसको रकम दिया अमेरिका को। इस प्रकार से अमेरिका ने काफी मुनाफा कमाया इस प्रथम खाड़ी युद्ध में। अब ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध है इसका कारण क्या था? तो पहला कारण था कि इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा। तो प्रथम खाड़ी युद्ध का सबसे प्रमुख कारण इराक के द्वारा कुवैत पर कब्जा किया जाना था। दूसरा प्रथम खाड़ी युद्ध का कारण था कि अमेरिका की युद्ध की इच्छा। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए अमेरिका की युद्ध की इच्छा भी जो है वो जिम्मेदार थी। तीसरा, सोवियत संघ का पतन। तो प्रथम खाड़ी युद्ध का एक कारण यह भी था कि सोवियत संघ का पतन हो गया था। परिणाम स्वरूप अमेरिका पर लगाम लगाने के लिए कोई भी देश जो है वो सामने नहीं आ सका। प्रथम खाड़ी युद्ध के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपनी सही भूमिका को नहीं निभा पाया। परिणाम स्वरूप अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता गया। अब हम देखेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। तो इस युद्ध में विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद। दूसरा, खाड़ी युद्ध ने अरब एकता का दिखावा को समाप्त कर दिया। अरब एकता में 20 में से केवल 12 देश के सैनिक ही जो है वो युद्ध में अपने टुकड़ी को भेजे थे। तीसरा, युद्ध जो है फरवरी 1991 में ही समाप्त हो जाता, लेकिन इराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध अनेक वर्षों तक जारी रहे। चौथा परिणाम, भीषण बमबारी से इराक व कुवैत में भारी जानमाल की हानि हुई। पांचवा परिणाम इसका यह हुआ प्रथम खाड़ी युद्ध का, इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका अन्य देशों की तुलना में काफी समृद्ध है। सैन्य विशेषज्ञों ने इस पर और विशेषज्ञ लोग जो थे, पर्यवेक्षक लोग थे, उन्होंने इस प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। अब हम देखेंगे बच्चों बिल क्लिंटन का दौर। तो प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के वर्चस्व की पुष्टि हो गई
1992 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने। उसने विदेश नीति में बदलाव किया, घरेलू नीति को चुनाव का मुद्दा बनाया। इस प्रकार एक और जो चुनाव हुआ 1996 में, उसमें भी बिल क्लिंटन जो है वो जीत हासिल कर रही है। अब हम देखेंगे कि बिल क्लिंटन की नीतियां क्या क्या थी। बिल क्लिंटन के दौर में बिल क्लिंटन की जो नीति थी देश के विकास के लिए, वो कैसा था। तो ऐसा माना जाता है कि क्लिंटन के 8 साल के दौर में अमेरिका ने अपेक्षाकृत नरम नीति अपनाई। बिल क्लिंटन ने कठोर राजनीति के स्थान पर लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया। बिल क्लिंटन की जो नीतियां हैं अमेरिका के वर्चस्व को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रही है। लेकिन बिल क्लिंटन के दौर में जब तब हमको फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा देखा गया। अमेरिका की जो सेना थी जब तब फौजी ताकत के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अब इसके कौन कौन से उदाहरण हम देख सकते हैं जिस समय उसने ज्यादा अपने फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। तो 1998 में अफ्रीका स्थित केनिया के नैरोबी तथा तंजानिया के दार ए सलाम में जो अमेरिका के दूतावास थे, तो अमेरिका के दूतावास के ऊपर बमबारी हुई। अमेरिका नाराज हो गया। जब उस पर बमबारी की गई तो अमेरिका ने बम हमलों में अमेरिका दूतावास के जो लोग थे, जब उनके ऊपर यह आक्रमण किया गया तो अमेरिका को काफी गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि बम हमलों के द्वारा अमेरिका दूतावासों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसका बदला लेने के लिए उसने अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन को इस बमबारी के लिए दोषी ठहराया और इसको देखते हुए अमेरिका ने सूडान तथा अफगानिस्तान में अलकायदा के जो ठिकाने हैं उन ठिकानों में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच नामक एक सैन्य अभियान चलाया और इस सैन्य अभियान के तहत क्रूज मिसाइलों की बमबारी की गई अमेरिका के द्वारा। इसके लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेना उचित नहीं समझा, उसको सूचित करना भी अनुचित समझा और अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों की उपेक्षा करते हुए सामान्य नागरिक ठिकानों पर भी बमबारी करना शुरू कर दिया। इस प्रकार ने हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो मनमाने ढंग से अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उसी प्रकार से अमेरिका की शक्ति का दूसरा और हमको नमूना मिलता है बिल क्लिंटन के दौर में ही। फौजी ताकत का सबसे अच्छा नमूना हमको कोसोवा संकट के दौरान हमको देखने को मिलता है। तो पूर्व यूगोस्लाविया के कोसोवा प्रांत में अल्बानियाई मुल्क के लोगों की बहुलता है, जिन पर स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार जो है तरह तरह का जुल्म ढा रही थी। मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए अल्बानियाई राष्ट्रवाद को कुचला जा रहा था। 1999 में बिल क्लिंटन की सरकार के इशारे पर अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका संगठित गठबंधन संगठन नाटो की सेना ने यूगोस्लाविया क्षेत्र में लगातार 2 महीने तक बमबारी की, जिसके बाद मिलोसेविच सरकार का पतन हो गया और कोसोवा पर नाटो का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका जो है कितना ताकतवर है और उसने समय समय पर अपनी शक्ति का किस प्रकार उपयोग किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखेंगे बच्चों की 9/11 का आतंकवादी घटना के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। तो बच्चों कभी कभी परीक्षा में आता है कि ये 9/11 की घटना क्या है। तो 9/11 की जो घटना है बच्चों, इसमें एक चीज ये है कि ये अमेरिका का जो डेट है, अमेरिका में पहले जो है महीने को लिखा जाता है, फिर डेट को लिखा जाता है, फिर वर्ष को लिखा जाता है। तो 9 सितंबर 11 तारीख और जो वर्ष है वो 2001। तो 11 सितंबर 2001 की घटना है जिसको अमेरिकी कैलेंडर के अनुसार 9/11/2001 कहा जाता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों कि 9/11 की घटना का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है 11 सितंबर 2001 को विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने, अमेरिका बहुत पावरफुल है देखिए, लेकिन अमेरिका में जो अपहरणकर्ता थे, आतंकवादी लोग थे, उन्होंने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया
और इन विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण स्थानों तक ले गए। और 2 विमान जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा विभाग मुख्यालय पेंटागन से टकराया। और चौथा विमान जो है वो अमेरिकी कांग्रेस की इमारत से टकराना था, लेकिन वो कहां जाकर गिरा? खेत में जाकर गिरा। इस हमले को 9/11 की घटना कहा जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों, ये जो घटना है 11 सितंबर 2001 की, इस घटना में 3000 व्यक्ति मारे गए 9/11 की घटना में। और ये जो है अमेरिका पर हमले का पहला दिल दहलाने वाला अनुभव था। इस घटना के तुरंत बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध में ऑपरेशन एंड्यूरेंस फ्रीडम अभियान चला दिया। बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ऑपरेशन एंड्यूरेंस फ्रीडम क्या है। तो इस अभियान का निशाना अलकायदा और तालिबान शासन थे। तालिबान शासन के पास जल्दी उखड़ गए, परंतु तालिबान के और अलकायदा के जो अवशेष है वो अभी भी सक्रिय है। 9/11 की घटना के बाद अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकारों को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया, उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। अमेरिका बहुत नाराज था क्योंकि उनके 4 ठिकानों पर आतंकवादी हमला हुआ था। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह में रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि तक उससे उन बंदियों से मिलने की उनको भी अनुमति नहीं है। अमेरिका को खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह पता चला कि 9/11 की घटना के लिए उसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाला अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन जिम्मेदार है। और ये जो आतंकवादी संगठन है वो अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर चरमपंथी इस्लामिक राज्य की स्थापना भी करके रखे हुए थे। तो तालिबान शासनकाल में ही उसामा बिन लादेन के नेतृत्व में इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा का गठन हुआ, जो विश्व के विभिन्न देशों में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करता था। 9/11 की घटना के विरोध में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेनाओं ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी। अलकायदा के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका सेना की भीषण बमबारी के चलते हुए दिसंबर 2001 के तीसरे सप्ताह में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का पतन हो गया। तालिबान के पतन के बाद अलकायदा आतंकवादियों ने विभिन्न देशों के अतिरिक्त अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी क्षेत्रों में जाकर शरण ली। अमेरिका ने इन आतंकवादियों के सफाया के लिए पायलट रहित विमान ड्रोन से हमले किए। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर छिपा हुआ था। अमेरिका ने विशेष सैनिक कार्रवाई के द्वारा मई 2011 को उसे मार गिराया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इराक पर आक्रमण द्वितीय खाड़ी युद्ध। बच्चों परीक्षा जो है ये क्वेश्चन जो है मार्च 2020 की परीक्षा में आ चुका है, इसे ध्यान से सुनेंगे ना। तो 2003 के 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से एक कूटनाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया 19 मार्च 2003 को। तो अमेरिकी अगुवाई वाले कोalition ऑफ विलिंग, इसमें जो है 40 से ज्यादा देश शामिल हुए जो अमेरिका के समर्थन में थे। आकांक्षाओं के महाजोट कोalition ऑफ विलिंग वाले जो देश थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर हमला की अनुमति नहीं दिया, लेकिन अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया था इराक पर। तो जब अनुमति नहीं दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने,
तो अमेरिका ने दिखावे के लिए ये कहा कि इराक जो है वो सामूहिक संहार के हथियार बना रहा था और उसके हथियार को रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। इराक में सामूहिक संहार के हथियार की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं मिला। बाद में पता चला कि हमले का मकसद अमेरिका का स्वार्थ था। अमेरिका इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना चाहता था। सद्दाम हुसैन की सरकार चंद दिनों में आती जाती रही, लेकिन वहां की जो जनता थी उनको शांत करने में अमेरिका सफल नहीं हो पाया। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक विश्वव्यापी आंदोलन भड़क गया। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मरे, जबकि इराक के सैनिक उससे भी कहीं ज्यादा थे। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। अब यह बात बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में मानी जा रही है कि इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के क्या क्या उद्देश्य थे, और ये जो उद्देश्य थे वो अमेरिका ने दिखावा करने के लिए रखा था। तो अमेरिका के द्वारा इराक पर यह आरोप लगाया गया कि सामूहिक संहार के हथियार बना रहा था इराक, और उससे वो रोकना चाहता था और हथियार को नष्ट करना चाह रहा था। इसलिए अमेरिका के द्वारा इराक पर आक्रमण किया गया। दूसरा, इराक के तानाशाही व आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ व तानाशाह सद्दाम हुसैन को समाप्त करना चाहता था। यही जो है अमेरिका के उद्देश्य थे। ये जो उद्देश्य थे वो दिखावे के थे। अब जो ऑपरेशन फ्रीडम है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है, उसमें जो छिपे हुए उद्देश्य क्या थे, अमेरिका क्या लाभ प्राप्त करना चाहता था इस युद्ध के द्वारा। तो अमेरिका ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के माध्यम से उसका जो लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य था, अमेरिका इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। अमेरिका इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार स्थापित करना चाहता था। अब हम देखेंगे कि इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि विश्व में अमेरिका शक्ति या वर्चस्व में और अधिक उसका स्थायित्व शक्ति बढ़ता चला गया। दूसरा, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात न मानकर यह दिखा दिया दुनिया को कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। तीसरा परिणाम यह हुआ कि अमेरिका की शक्ति विश्व में और अधिक बढ़ गई। तो इस प्रकार अपन देखते हैं बच्चों कि अमेरिका की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, आर्थिक एवं वैचारिक स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व व उसकी चुनौतियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्चस्व का क्या अभिप्राय है। तो वर्चस्व का अभिप्राय यह है कि वह ताकत जो कोई देश प्राप्त करना चाहता है। विश्व राजनीति में विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। और ये ताकत जो है कौन कौन सी होगी? सैन्य प्रभुत्व होगा, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में हो सकती है। ऐसे ही शक्ति का प्रदर्शन अमेरिका ने 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद किया। इसके साथ ही विश्व राजनीति में अमेरिकी का वर्चस्व कायम होने लग गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका संपूर्ण विश्व को अपने वर्चस्व में लेने में लगा हुआ था। इसी उद्देश्य को लेकर अमेरिका ने 1 मई 2001 को वाशिंगटन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए अमेरिका की राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली इसकी घोषणा की और उसमें कहा कि यदि अमेरिका या उसके समर्थक देश पर कोई आक्रमण करता है, अणुशस्त्र छोड़ता है, तो उसके उत्तर में अमेरिका की जमीन पर, पानी या आसमान पर खड़ी मिसाइलें उसे तुरंत नष्ट कर देगी। इससे पता चलता है कि अमेरिका जो है विश्व के सभी देशों को चुनौती दे रहा है। आतंकवादियों ने अमेरिका को चुनौती देने के लिए 9/11 की घटना 11 सितंबर 2001 को अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली को सेंध करते हुए अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और पेंटागन जैसे इमारतों पर महत्वपूर्ण तरीके से हमला कर दिया। और यह जो है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस प्रकार का अमेरिका के लिए पहला आक्रमण था।
अब हम देखेंगे बच्चों की वर्चस्व का इतिहास, संप्रभुत्व का, विश्व में संप्रभुत्व का इतिहास, वर्चस्व का इतिहास। तो यूरोप की राजनीति पर 1660 से 1773 तक फ्रांस का वर्चस्व था। यह वर्चस्व का पहला उदाहरण है। 1860 से 1910 तक ब्रिटेन का वर्चस्व था और समुद्री व्यापार पर उसका कब्जा रहा। इतिहास हमें बताता है कि वर्चस्व हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। 1660 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस जो है अपराजेय था, लेकिन 1713 तक इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस फ्रांस को चुनौती देने लगे। इसी प्रकार हम देखते हैं 1860 में विक्टोरियाई शासन अपने चरम उत्कर्ष पर था। 1910 के बाद जर्मनी, जापान और अमेरिका ब्रिटेन की ताकत को ललकारने लगे। अभी हम देख रहे हैं वर्तमान समय में अमेरिका का वर्चस्व कायम है हमारे सामने में। तो बच्चों ये जो वर्चस्व है, ये वर्चस्व, इसके लिए हम एक और शब्द यूज करते हैं, हेगेमनी। वर्चस्व के लिए हम दूसरा शब्द एक और यूज करते हैं, हेगेमनी। बच्चों कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि हेगेमनी क्या है। तो हेगेमनी जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। हेगेमनी शब्द की जड़ें जो है यूनान में है। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में सबसे प्रभुत्व और शक्तिशाली था, एथेंस। तो प्राचीन समय में यूनान में अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रभुत्वता को बताने के लिए, एथेंस की ताकत को बताने के लिए हेगेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध है राज्यों के बीच में सैन्य क्षमता की बनावट। आज विश्व राजनीति में हम इसी हेगेमनी शब्द का, वर्चस्व शब्द का प्रयोग हम अमेरिका की हैसियत को बताने के लिए करते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति या महाशक्ति के दबदबे में पूरा विश्व हो जाए तो इसको हम एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो उसे हम वर्चस्व शब्द से इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व। तो वर्तमान में कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिका अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर रखकर भी अपने दुश्मन को उसके घर में ही शक्तिहीन बना सकता है। अमेरिका अकेले ही अपनी सैन्य शक्ति में इतना खर्च करता है जितना 12 देश मिलकर खर्च करते हैं। आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बलबूते पर पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। उसके पास घातक वार करने वाले अचूक क्षमता है। अब हम देखेंगे बच्चों अमेरिकी ढांचे के रूप में अमेरिकी वर्चस्व। तो ढांचागत शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व, ढांचागत वर्चस्व के अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था से में अपनी मर्जी से चलाने वाला एक देश जरूरी होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी से चलाने वाला एक देश जरूरी होता है और ये जो देश है वो अपने मतलब की चीजों को बनाएगा। दुनिया के प्रत्येक हिस्से में अमेरिकी वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% हिस्सेदारी है। विश्व की 3 महान अग्रणी कंपनियां, उनमें अमेरिका की भी एक कंपनी है। और ये कंपनी कौन कौन सी है? विश्व के आर्थिक संगठन के अंतर्गत विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, इन कंपनियों में भी अमेरिकी कंपनी का प्रभुत्व देखने को मिलता है। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA की अकादमिक डिग्री है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाहरसन नामक स्कूल विश्व का पहला स्कूल बिजनेस स्कूल के नाम से 1881 में स्थापित की गई। अब हम देखेंगे बच्चों अमेरिका के वर्चस्व की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में। तो अमेरिका की शक्ति तो बच्चों अब हम अमेरिका के वर्चस्व की सांस्कृतिक रूप में बढ़त, इस बारे में अध्ययन करेंगे।
तो सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में अमेरिका की शक्ति। तो सांस्कृतिक वर्चस्व का आशय है कि सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा की धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। अमेरिकी जीवन और व्यक्तिगत सफलताओं की धारणाएं संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के क्षेत्र में हासिल की है। सोवियत संघ सहित कई देशों में अमेरिका में प्रचलित जो नीली जींस के प्रति दीवानगी है वो अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व को दिखाती है। आज विश्व के अनेक देशों में जिसके पास जींस है वो नीली कलर की जींस जरूर रखता है। इस प्रकार से अमेरिकी संस्कृति विश्व में अपना वर्चस्व बनाए हुए है। अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने सोवियत संघ के केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था को शीतकाल में कई समाजवादी देशों को भी प्रभावित किया। अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे बच्चों, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोधक, मतलब अमेरिका इतना शक्तिशाली है लेकिन उसके चुनौती देने वाले, उसके मार्ग में कौन कौन से ऐसे तथ्य है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको चुनौती दे रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अमेरिका शक्ति के रास्ते में अवरोध, तो इसमें सबसे पहला अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक है अमेरिका की जो बढ़ती हुई ताकत को, वो है विश्व जनमत। तो गत 20 वर्षों में जनसंचार साधनों का तेजी से विकास हुआ है। अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश लोकतांत्रिक है। समय समय पर इन देशों की जनता के द्वारा अमेरिका जो सैनिक कार्रवाई करता है, जब तब देखो सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार रहता है, तो उसके विरोध में विश्व जनमत व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान में दिनों दिन सशक्त हो रहा जनमत भी अमेरिका के अनुचित प्रभुत्व का विरोधी है। अब हम दूसरा कारक देखेंगे, अमेरिका की संस्थागत बनावट। तो अमेरिका की संस्थागत बनावट है वो भी जो है अमेरिका की वर्चस्व को प्रभावित करती है। अमेरिका के प्रभुत्व के मनमाने क्रियान्वयन को सीमित करता है। धन की स्वीकृति देना वहां के संसद, कांग्रेस का अधिकार है। व्यय की अनुमति के बिना राष्ट्रपति किसी भी सैनिक कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति ओबामा सीरिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई हेतु कांग्रेस से सितंबर 2013 में अनुमति प्राप्त नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप वो सैनिक कार्रवाई नहीं कर सका। अब अमेरिका की शक्ति के मार्ग में बाधक है नाटो देश। तो ये जो नाटो देश है, सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे जो देश है वो नाटो में शामिल हो गए। और ये जो नाटो के जो सदस्य राष्ट्र है, जब जब नाटो जो है सैनिक कार्रवाई करना चाहता है तो ये उनका विरोध करते हैं, सैनिक कार्रवाई के पक्ष में नहीं रहते। परिणाम स्वरूप नाटो की एकता कमजोर हुई है। चौथा देखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तथा चीन भी जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। रूस व चीन के विरोध के कारण ही सितंबर 2013 में अमेरिका जो है सीरिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का प्रस्ताव पारित नहीं करा सका। अमेरिका के वर्चस्व के मार्ग में पांचवा अवरोध है आर्थिक चुनौतियां। तो 21वीं सदी के प्रारंभिक दशक में विश्व में गैर यूरोपियन शक्तियां जैसे चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों का उदय हो रहा है, जो विश्व राजनीति में अमेरिका के राजनीतिक व आर्थिक प्रभुत्व को सीमित करते हैं। 2008 में चल रही वैश्विक आर्थिक मंदी के चलते अमेरिका व यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई है। विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका व पश्चिमी देशों की भागीदारी को कम करके अन्य देशों की भागीदारी को बढ़ाने की मांग की जा रही है। G20 समूह के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में विकासशील देशों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र यूरोप से खिसक कर एशिया में आ रहा है, जो अमेरिका की चुनौती के लिए महत्वपूर्ण बाधक है। अब हम देखते हैं वैचारिक चुनौती। अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाने में वैचारिक चुनौती भी एक बाधा के रूप में काम करती है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में
गत 20 वर्षों से पूंजीवादी विचारधारा का बोलबाला रहा है और परिणाम ये रहा है कि इसमें कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से असमानता बढ़ी है, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है, जनसंख्या का एक बड़ा भाग विकास की मुख्य धारा से अलग हो रही है, असंतुलित विकास के कारण पर्यावरण विघटन, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं जो है विकराल रूप धारण कर रही है। जनता ने वैश्वीकरण व पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन की है। चीन ने साम्यवादी के रास्ते बहुत तीव्र गति से विकास का हासिल कर लिया है। पूंजीवाद तथा नव उदारवाद ही सर्वश्रेष्ठ विचारधारा नहीं है। आज चीन ने यह सबको साबित कर दिया है। अतः अमेरिका वर्तमान में आर्थिक चुनौती के साथ साथ वैचारिक चुनौती का भी सामना कर रहा है। अब हम देखेंगे अमेरिका का भारत के साथ किस प्रकार से संबंध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के 2 शक्तिशाली गुटों या महाशक्तियों में से एक है, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला था और उसका यह मानना था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो वह अमेरिका के गुट में शामिल होगा। परंतु भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भारत ने किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र और गुट निरपेक्ष नीति को अपनाई। तो अमेरिका की आशा जो थी कि वो उसके गुट में शामिल होगा भारत, वो आशा टूट गई और अमेरिका जो है भारत से नाराज हो गया। तभी से अमेरिका ने भारत की विदेश नीति को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखा। भारत के प्रबल विरोधी पाकिस्तान को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया। अमेरिका गुट निरपेक्षता की नीति को ढोंग मानता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को सदैव संदेह की दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार से भारत के अमेरिका के साथ जो संबंध है वो थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति में होगा। अब हम देखते हैं भारत और अमेरिका के मध्य संबंध। तो ये जो भारत और अमेरिका के मध्य जो संबंध है वो दोनों देशों के मध्य में मित्रता की चाह, कटुता, तनाव, अलगाव और विश्वास के दायरे में निरंतर बढ़ता और घटता, चढ़ता और उतरता रहा है। सहजता और मित्रता के क्षण दोनों देशों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से घिरे हुए आकाश में यदा कदा दृश्यमान प्रकाश की तरह क्षणिक ही रहे। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर मतभेद ज्यादा उजागर हुआ है। अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो भारत और अमेरिका के मध्य में मतभेद का कारण बने। तो पहला जो मुद्दा है मतभेद का वो ये है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका जो है वो एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं अपन उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत और अमेरिका दोनों ही उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के घोर विरोध करते थे, परंतु अमेरिका की संपूर्ण राजनीति और हित ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और हॉलैंड जैसे साम्राज्यवादी देशों के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिकी नेताओं ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की निंदा और विरोध न करके प्रायः मौन धारण कर लिया। मतभेद 2, चीन की साम्यवादी क्रांति और भारत द्वारा मान्यता। सन 1949 में साम्यवादी चीन का प्रादुर्भाव हो गया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर सन 1949 को चीन को मान्यता प्रदान की। भारत ने ये जो कार्य किया ये अमेरिका को पसंद नहीं आया। मतभेद 3, हिंद चीन की समस्या। फ्रांस की सरकार ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए अमेरिका से सैनिक सहायता मांगी। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रभाव से इस क्षेत्र को बचाने के लिए फ्रांस को सहायता दे दी। भारत ने इसका विरोध किया। हिंद चीन की समस्या को अमेरिका सैनिक शक्ति के प्रयोग के द्वारा सुलझाना चाहता था, जबकि भारत इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के पक्ष में था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कश्मीर का विवाद। इस पर अमेरिका और भारत दोनों के मध्य में मतभेद की स्थिति है। प्रारंभ में अमेरिका के जो प्रतिनिधि है उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि कश्मीर का भारत में विलय होना पूर्णतः विधिवत है, परंतु पाकिस्तान द्वारा सन 1947 में कश्मीर पर किए गए आक्रमण के पश्चात भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध न्याय के उद्देश्य से
इसे 31 दिसंबर सन 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ले गया तो अमेरिका ने भारत का विरोध करते हुए पाकिस्तान का पक्ष लिया। अमेरिका की इस भूमिका के कारण भारतीय जनमत अमेरिका के विरुद्ध हो गया। अब हम देखते हैं सैनिक गठबंधन, इस पर अमेरिका और भारत के बीच मतभेद। तो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सैनिक संधियों, सैनिक संगठनों एवं समझौतों को अनिवार्य समझता है, जबकि भारत ने नाटो, सीटो और सेंटो आदि सैनिक गठबंधनों का घोर विरोध किया है। इस प्रकार सैनिक गठबंधन भी जो है भारत और अमेरिका के मध्य में मतभेद का कारण बना हुआ है। अब हम देखेंगे बच्चों मतभेद नंबर 6। तो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का समर्थन एवं सैनिक सहायता। सन 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका से प्राप्त हथियारों का खुलकर प्रयोग किया। अमेरिका की इन नीतियों से भारत और अमेरिका के मध्य में अत्यधिक तनाव आ गया। मतभेद नंबर 7, भारत का रूस की ओर झुकाव। कंपुचिया के प्रश्न, अफगानिस्तान के प्रश्न और पोलैंड के प्रश्न पर भारत ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रूस का समर्थन किया। अमेरिका का आरोप है कि भारत अमेरिका के अपेक्षा रूस के अधिक निकट है, अतः भारत के प्रति अमेरिका का वही दृष्टिकोण है जो रूसी गुट में सम्मिलित किसी देश के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण होता है। मतभेद 8, अमेरिका द्वारा खालिस्तान आंदोलन का समर्थन। अमेरिका खालिस्तान आंदोलन को शस्त्र और धन से सहायता दे रहा है। यह भी जो है भारत और अमेरिका के मध्य में मतभेद का कारण है। मतभेद 9, गोवा की समस्या। सन 1961 में गोवा को पुर्तगाल सरकार की अधीनता से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार शांति और मैत्रीपूर्ण वार्ता के पक्ष में थी, जबकि अमेरिका ने पुर्तगाल सरकार के पक्ष में भारत विरोधी रवैया अपनाया। मतभेद 10, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति। स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। भारत गुटनिरपेक्ष नीति राष्ट्रों के नेतृत्व में सफल भी रहा है। भारत के इस नीति के कारण भारत और अमेरिका दोनों प्रबल विरोधी हो गए हैं। मतभेद 11, चीन की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रश्न। अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध भारत चीन को सदस्यता दिलाने के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाता रहा। परिणाम स्वरूप सन 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हो गई। भारत का यह प्रयास और उसकी सफलता भी भारत और अमेरिका के मध्य मतभेद और तनाव का कारण बन गया। 12वां मतभेद, कोरिया में अमेरिका का हस्तक्षेप। सन 1950 में कोरिया में छिड़े गृह युद्ध, इसमें अमेरिका ने उत्तरी कोरिया को आक्रमण करने और संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना वहां भेजने का प्रस्ताव रखा। भारत ने अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, परंतु जब अमेरिका ने भारत से संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में सैनिक भेजने के लिए भारत को कहा तो भारत ने अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। इससे भारत और अमेरिका के मध्य में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। मतभेद 13, तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के संधि। तो तिब्बत के संबंध में भारत द्वारा चीन से की गई संधि को अमेरिका ने साम्यवाद के प्रति भारत का समर्पण मानते हुए भारत को अपना विरोधी मान लिया। मतभेद 14, साम्यवाद और साम्यवादी गुट। तो युद्धोत्तर काल में अमेरिकी विदेश नीति का मूलाधार जो है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। भारत दोनों ही महाशक्तियों से अपना मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। भारत ने भी अनेक बार साम्यवाद की कटु आलोचना की, परंतु अमेरिका की भांति उसने साम्यवाद के प्रति कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाया। भारत के इस प्रकार के उदार दृष्टिकोण के कारण अमेरिका भारत को अपना विरोधी, शत्रु और उसका पिछलग्गू मानता है। इस प्रकार भारत और अमेरिका दोनों के मध्य में मतभेद हो गया। मतभेद 15, स्टार युद्ध योजना का भारत द्वारा विरोध। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की स्टार वार योजना का मई 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरोध किया। अब हम देखेंगे मतभेद 16, पाकिस्तान को एबाक्स विमान देने का निर्णय। सन 1987 में अमेरिका ने पाकिस्तान को एबाक्स विमान देने का निर्णय किया। ये जो एबाक्स विमान है वो कंप्यूटरीकृत तथा चेतावनी और नियंत्रण के आधुनिकतम उपकरणों से लैस है। भारत ने
इस चिंता से अमेरिका को अवगत कराया। परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के मध्य में मतभेद हो गया। मतभेद 17, अमेरिका द्वारा भारत प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को रोकने के लिए दबाव। अमेरिका ने भारत पर यह दबाव डाला कि भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को रोक दे, और यही कारण है कि भारत ने अग्नि का परीक्षण स्थगित कर दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय संसद में सरकार की लिखित आलोचना की गई। मतभेद 18, भारत को रॉकेट प्रौद्योगिकी न देने हेतु अमेरिका का रूस पर दबाव। भारत और रूस का मधुर संबंध है, तो रूस से रॉकेट प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बारे में जो समझौता हुआ भारत और रूस का, उसमें अमेरिका ने आपत्ति उठाई और 18 अप्रैल सन 1992 को रूस के राष्ट्रपति ने भारत के रॉकेट प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर रोक लगा दी। मतभेद 19, इसरो पर अमेरिकी प्रतिबंध। भारत और रूस के मध्य रॉकेट प्रौद्योगिकी अनुबंध से अप्रसन्न होकर अमेरिका ने 11 मई सन 1992 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर रोक लगा दी कि वह इस संगठन से कोई व्यापार नहीं करेगा। भारतीय अंतरिक्ष प्रणाली में 25 से 30% तक अमेरिकी कलपुर्जों का प्रयोग होता था। अब इन कलपुर्जों को भारत को अपने ही देश में विकसित करना पड़ रहा है। मतभेद 20, पाकिस्तान को टोही विमान देने पर भारत की आपत्ति। सन 1994 के मध्य में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को टोही विमान देने की घोषणा की गई। भारत ने अमेरिकी उप विदेश सचिव बेलवाट के स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि यदि पाकिस्तान को F-16 बम वर्षक और ओरियन टोही विमान दिलाने से इस क्षेत्र में हथियारों की नई दौड़ शुरू हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान यदि वायदा करे कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा तो वह पाकिस्तान को उक्त विमान दे सकता है। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के मध्य में मतभेद की स्थिति निर्मित हो गया। मई सन 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण, यह भी जो है भारत और अमेरिका के मध्य में मतभेद का कारण था। तो जब भारत ने 11 मई एवं 13 मई को कुल 5 परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका ने विरोध किया, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इसके पहले CTBT पर भारत द्वारा हस्ताक्षर न करने से दोनों देशों के मध्य में विरोध चल रहा था। तो उपरोक्त अभी तक जितने भी हमने कारण देखे वो भारत और अमेरिका के मध्य में विवाद के मुद्दे थे। अब हम देखते हैं बच्चों, भारत व अमेरिका के बीच में सहजता और सामान्य के मधुरता के अंश कौन कौन से हैं, किन किन बिंदुओं पर भारत और अमेरिका के मध्य में मधुर संबंध रहे। तो भारत एवं अमेरिका के जो पारस्परिक संबंधों के बीच में अनेक गतिरोध रहे। समय समय पर दोनों देशों के बीच में अनेक संधि व समझौते हुए प्रतिरोध को कम किया जाता रहा। सन 1962 में भारत चीनी युद्ध में भारत की सैनिक व आर्थिक मदद भी अमेरिका ने किया था। 1965 व 71 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का साथ दिया था। अब हम देखते हैं बच्चों, भारत और अमेरिका के मध्य में मधुरता के अंश। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के मध्य में मधुर संबंध। तो पहला देखते हैं अपन उच्च तकनीकी हस्तांतरण समझौता। नवंबर सन 1984 में भारत और अमेरिका में उच्च तकनीकी हस्तांतरण समझौता हुआ। दूसरा, राजीव गांधी की अमेरिका यात्रा 12 जून सन 1985 से 15 जून सन 1985 तक भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमेरिका की यात्रा की और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से आग्रह किया कि वह पाकिस्तान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव डाले। तीसरा समझौता मधुर संबंध, वन विकास समझौता सन 1985। 27 जून सन 1985 को भारत और अमेरिका के मध्य $8 करोड़ के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें भारत ने जलाऊ तथा इमारती लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने में अमेरिका द्वारा सहायता दी गई। चौथा मधुर संबंध, लड़ाकू विमान बनाने में मदद देने के लिए समझौता हुआ।
तो सन 1986 में भारत और अमेरिका के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के मध्य समझौते में अमेरिका ने भारत को F-404 इंजन देने की सहमति बनाई। पांचवा समझौता सुपर कंप्यूटर देने के संबंध में 9 सितंबर सन 1987 को नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत गुंथर डिन्स व विदेश सचिव KPS मेनन ने सुपर कंप्यूटर हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किए। छठवां, राजीव गांधी का अमेरिकी यात्रा। अक्टूबर सन 1989 में राजीव गांधी ने अमेरिकी यात्रा की और वहां पर राष्ट्रपति उस समय रीगन व रक्षा सचिव वाइनबर्जर आदि अमेरिकी नेताओं से भेंट की। अब हम देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान संबंध किस प्रकार है। तो वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की वार्ता 25 सितंबर सन 1908 को हुई। व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय यहां पर सैन्य परमाणु समझौते सहित कई द्विपक्षीय पहलू, इसमें बुश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और भूमिका को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाए तो इसमें दर्ज किया जाना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देशों को करीब लाने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नवंबर सन 2009 में अमेरिका की यात्रा की। दोनों देशों ने आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त की। दोनों देशों ने नाभिकीय हथियार मुक्त दुनिया के सपने साकार करने के लिए मिलकर काम करने का भरोसा जताया। भारत व अमेरिका ने 6 समझौते किए। विश्वविद्यालय स्तर पर संपर्क बढ़ाने के लिए सिंह ओबामा 21वीं सदी ज्ञान पहल और फुलब्राइट नेहरू कार्यक्रम का विस्तार करने पर दोनों नेताओं ने सहमति जताई। जून सन 2010 में पोलो मैच अमेरिका में व सन 2011 में भारत में खेला गया। कोलकाता पोलो क्लब दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब है। भारत व अमेरिका बिजनेस काउंसिल व US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भारत की भागीदारी है। भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 6 से 9 नवंबर सन 2010 के मध्य में भारत के राजकीय यात्रा पर रहे। बराक ओबामा ने भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति समर्थन व्यक्त किया। ऊर्जा, विज्ञान, चिकित्सा एवं मौसम विज्ञान के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच में $15 बिलियन के व्यापारिक सौदे भी संपन्न हुए, जिसमें अमेरिका में 54,000 रोजगारों का सृजन होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 से 30 सितंबर सन 2014 के बीच में अपनी 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित किया, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भेंट की और वहां पर भारतीय प्रवासी लोग जो थे उनको संबोधित किया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग, ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने तथा तकनीकी क्षेत्र में निवेश, इन प्रकार महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उन पर सहमति बनी, हस्ताक्षर हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की बात की गई। 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना, इस पर सहयोग एवं सहमति बनी। 30 सितंबर सन 2014 को भारत USA विजन स्टेटमेंट जारी किया गया। भारत व अमेरिका के आपसी संबंधों में एक नया मोड़ 66वें गणतंत्र दिवस सन 2015 में मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिकी के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भागीदारी से शुरू हुआ। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते व सहमति बनी। भारत तथा अमेरिका के मध्य में किन किन बातों पर सहमति बनी?
तो पहला जो है वो दोनों देश जो है लोकतांत्रिक है, दोनों ही राष्ट्र मानवाधिकारों में विश्वास करते हैं, दोनों ने तृतीय विश्व के गरीब राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दी है जिसका भारत ने समर्थन किया है, भारत को भी आर्थिक सहायता मिली है। दोनों ही राष्ट्र जो है विश्व शांति की स्थापना की घोषणा करते हैं, दोनों राष्ट्र आतंकवाद का विरोध करते हैं, दोनों राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हाल ही के दिनों में, हाल ही के वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में दो नई बातें उभर कर आई है। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है और ये दोनों बातें जो है आपस में जुड़ी हुई है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम कर रहा है। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो अमेरिका का जो वर्चस्व है, जो विश्व में फैला हुआ है, उससे हम कैसे निपटे। तो अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व कायम है। अमेरिका विश्व के सभी देशों को अपने प्रभाव में लेना चाहता है, चाहे वो सैन्य शक्ति के माध्यम से हो, तकनीकी सहायता से हो या आर्थिक सहायता देकर हो। वर्तमान में ऐसा कोई भी विश्व सरकार नहीं है जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कस सके। विश्व राजनीति के कानून कायदे होते हैं, सभी देश कभी न कभी इसका उल्लंघन कर सकते हैं। इन सब बातों से लगता है कि न तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है और न ही युद्ध से। भारत, चीन और रूस, ये बड़े देश मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं, चुनौती दे पाने की स्थिति में है, परंतु इन सब के मध्य में आपसी मतभेद के कारण ये जो राष्ट्र है वो अमेरिकी वर्चस्व का सामना नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं बच्चों बैंड वैगन। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बैंड वैगन की रणनीति अमेरिका के वर्चस्व से संबंधित है। अमेरिका से संघर्ष करने की अपेक्षा उसके वर्चस्व के साये में आकर अधिक से अधिक लाभ उठाना, यही है बैंड वैगन। उदाहरण के लिए एक देश के आर्थिक विकास के लिए निवेश करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यापार को बढ़ावा देना आवश्यक होता है और ये सभी आवश्यकताएं अमेरिका के साथ रहकर पूरी हो सकती है। इस रणनीति को ही बैंड वैगन की रणनीति कहा जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों छुपा कर रखने की नीति। तो छुपा कर रखने की नीति जो है वो बैंड वैगन की रणनीति से अलग है। इस रणनीति के अंतर्गत एक देश अपने आप को इस प्रकार से छुपा कर रख लेता है, छुपा कर रखता है कि वह अमेरिका की नजरों में न चढ़ जाए, अमेरिका विरोधी कार्य न करे। इसको हम कहते हैं छुपा कर रखने की रणनीति। कुछ विद्वानों का मानना है कि कोई भी देश अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार नहीं कर सकता। अमेरिका को चुनौती केवल कौन कौन लोग दे सकते हैं? स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, जनमत के आपसी मेल, मीडिया, बुद्धिजीवी लोग, कलाकार और लेखक लोग जो है आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व का विरोध कर सकते हैं। इसमें न केवल अन्य देश के लोग, अमेरिका के नागरिक भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आज का ये जो हमारा लेसन है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मेरी यह क्लास आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।